तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, दैट इज 17th ऑफ अगस्त टू 23rd ऑफ अगस्त। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 5.4% इन द अप्रैल टू जून क्वार्टर 2026। तो सबसे पहली चीज होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो आपको पता है कि वेन एवर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट इज अनेबल टू गेट द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कोई इंसान जो है वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा रिलीज कौन करता है, ये हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकलता है जो कि पब्लिश करता है कौन, एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और वो भी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर आता है, ठीक है। अब जो भी पर्सन है एज 15 अबव, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं इसके अंदर। और अप्रैल जून क्वार्टर में 5.4% रही थी ना अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0.4% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनवरी टू मार्च क्वार्टर, राइट। ओके, अब मेरा इस न्यूज़ से आपसे एक क्वेश्चन है ये कि टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड द वर्क फोर्स। अगर आपको पता है तो स्टॉप कीजिए वीडियो को और नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो आई लेट यू नो। तो देखिए, जब भी हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो लेबर फोर्स में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं प्लस जो एम्प्लॉयड हैं दोनों इंक्लूड होते हैं। हाउएवर फॉर द वर्क फोर्स वी हैव ओनली एम्प्लॉयड। तो जब मैं स्टूडेंट थी ना तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी अबाउट द लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन रहती थी। तो लेबर में आप ऐसे याद रखिए कि दोनों आते हैं, जो काम कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं। और वर्क फोर्स में वर्क मतलब काम करने वाले, तो काम जो कर रहा है उसी को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वर्क फोर्स में एम्प्लॉयड पीपल आते हो। तो आई होप फर्स्ट न्यूज क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज, इंडियाज लॉन्चेस कैंपेन फॉर यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट फॉर 2028-2029। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन है, उसकी 6 बॉडीज हैं। कौन कौन सी 6 बॉडीज अगर आपको पता है तो आप बताइएगा मुझे। 6 बॉडीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारी जनरल असेंबली, देन उसके बाद आता है हमारा आपने देखा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपने लिखा ही हुआ है। थर्ड आपका हो गया इकोसोक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। एंड देन वी हैव 5th नंबर पे वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड 6th वन इज सेक्रेटरीट, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे। अब जो ये सारी बॉडीज हैं, इसमें से जो 5 बॉडीज हैं एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। बस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। तो पता होना चाहिए ये सब चीजें। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज क्लियर फ्रॉम द नेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें हमारे 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट है और 10 जो होते हैं आपके नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि रिपीट होते रहते हैं, मतलब रोटेट होती रहती है उनकी सीट। तो आप देख सकते हैं यूएनएससी क्या है, इट इज यूएन बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये फॉर्म हुई थी 24 अक्टूबर 1945, यूएन की बात करें, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस। तो मेन तो सारी सुपरवाइज यूएस से, ब्रिटेन, देन रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है। 10 मेंबर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार इलेक्ट होते रहते हैं और 5 मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, एवरी न्यू मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं हर साल, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, दैट इज एस जयशंकर जी, उन्होंने वो चाहते हैं कि इंडिया को फिर से क्या मिले, इसकी क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी मिले। तो इसलिए मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें हमारी सीट फिर से मिले। तो उसके लिए हमने कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज शांति विजन लाए हैं, ताकि हमें क्या करें, फिर से इसमें एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इलेक्ट किया जा सके। हम 8 टाइम मतलब 8 ऑलरेडी 8 टाइम्स हम ऑलरेडी इलेक्टेड हो चुके हैं, और लास्ट टाइम हम 2021-22 में इसमें इलेक्ट हुए थे। अब हमारा विजन है कि 2829 में जब दोबारा हो तो इंडिया को एज अ मेंबर रखा जाए। तो ये हमारी न्यूज़ है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये यूएन की 6 बॉडीज, उनके हेडक्वार्टर्स और ये 15 मेंबर्स कौन है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट मेक्स ट्रेड्स मैंडेटरी फॉर सीपीएसई पेमेंट टू एमएसएमई। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ट्रेड्स क्या है, पहले तो ट्रेड्स का मतलब समझिए, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, दैट इज ट्रेड्स। तो ट्रेड्स फॉर्म हुआ था 2017 में और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ठीक है मैम, हमें फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी एक लोकल बेकरी है, ठीक है, और
मान लेते हैं वो एमएसएमई का पार्ट है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो लोकल बेकरी है आपकी। अब आपको ना एक बड़े होटल से 1 लाख का ऑर्डर आया कि आपको केक्स बनाने हैं हमारे लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने 1 लाख के केक्स बनाकर उस होटल वाले को दे दिए, ठीक है। अब वो होटल वाले कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी है, हम 90 डेज के बाद ही पेमेंट करते हैं, हम उससे पहले पेमेंट नहीं देते हैं। तो और उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दे दिया, एक बिल दे दिया कि ये बिल है, आप 90 डेज के बाद आना और हमसे पैसे ले लेना। अब ये जो एक लोकल बेकरी, आप सोचिए इनका क्या रहता होगा, ये जो ऑर्डर बनाएंगे उससे पैसा आएगा, उसी से तो आगे अपना सामान खरीदेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब ये 90 डेज तो वेट नहीं कर सकते ना कि ये दोबारा से आटा वगैरह जो भी उनको इंग्रीडियंट्स चाहिए अपनी बेकरी के लिए वो सब दोबारा से खरीदें। तो ये क्या करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ट्रेड्स, यानी रादर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ये जो बिल मिले हैं आपको, इसको डिस्काउंट करने का एक सिस्टम है। ओके, तो अब ये वर्क कैसे करता है देखो। तो अब ये बंदा जो है बेकरी वाला है, ये आएगा किसके ऊपर, इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, ट्रेड्स पर। यहाँ पर ना डिफरेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बैंक्स होंगे, अब ये कहेगा जी ये मेरा 1 लाख का बिल है। अब ये सारे बैंक्स ना देखेंगे कि अच्छा ये तो लग्जरी होटल का बिल है, तो हम एक काम करते हैं, ए बैंक कहता है हम आपको 99,000 रुपीज़ देंगे 1 लाख के बिल के बदले, और बी कहता है हम आपको 98,000 रुपीज़ देंगे इस बिल के बदले। तो आपको ऑब्वियसली कौन सा बेटर लगा, आपने कहा ए बैंक की बात हम मान लेते हैं कि हमने, यानी ये जो बेकरी वाला था, ये बेकरी वाला क्या करेगा, इस ए बैंक को 1 लाख का बिल दे देगा और बदले में 1 लाख का बिल दे दिया, बदले में उससे 99,000 रुपीज़ ले लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो उसको पैसे मिल गए इमीडिएटली, उसको भी चाहिए थे ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल्स को अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है, विदाउट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हो गया ना, 1 लाख वाला पैसे मिलने थे उसको और अब उसको मिल रहे हैं 99,000। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, विद 1,000 का डिस्काउंट समझकर मेरे को 99 मिल गए और बदले में उनको बिल दे दिया। अब 90 डेज के बाद ये बैंक ए जाएगा इस होटल के पास और कहेगा ये जो आपका बिल है इसको हमें क्या कर दो, रीइंबर्स कर दो। तो वो 1 लाख रुपए उसको दे देंगे, कौन, होटल वाले। तो इस तरीके से बैंक्स को भी फायदा हो गया, एमएसएमई को भी फायदा हो गया और होटल वालों को भी फायदा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये सब सिस्टम हो जाता है तो अभी यही बोला कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो ट्रेड्स है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये मैंडेटरी करा है फॉर द सीपीएसई पेमेंट टू द एमएसएमईज। तो सीपीएसई क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी ऐसे कोई गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जिसमें 51% शेयर किसका, गवर्नमेंट का है। ऐसी कंपनीज में अगर आपको कोई परचेज करना है तो आपको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, ऐसा बोला गया है। और ऐसे कौन से ट्रेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑपरेशनल है, RXIL, MI एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट और C2 ट्रेड्स DTX, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज पीएम जनधन योजना कंप्लीटेड 12 ईयर्स कंप्लीट हो गए जनधन योजना को। लॉन्च हुई थी, रादर हम ये कह सकते हैं, ध्यान से पढ़िए, देखिए, अनाउंस हुई थी 15 अगस्त 2014 को बाय नरेंद्र मोदी एंड लॉन्च हुई थी 28 अगस्त को। तो इसी अनाउंसमेंट को ही हम मना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 12 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देन बात करें तो इसके अंडर क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब स्टार्टिंग में हम चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उन सबका अपना क्या हो, एक बैंक अकाउंट हो, राइट। ओके, देन अकाउंट की बात करें, जैसे मैंने बोला कि पहले इसको जनधन अकाउंट नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे BSBD अकाउंट, यानी कि बैंक बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। मिनिमम बैलेंस इसका 0 है। इंटरेस्ट ऑन जो होता है, जो भी डिपॉजिट आएंगे उस पर इंटरेस्ट ऑन होगा, और रुपए डेबिट कार्ड इसमें आपको साथ मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए मिलते हैं अगर आपका एक्सीडेंट होता है। अगर आपको पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख रुपए, और फुल डिसेबिलिटी हुई है या डेथ हो गई है तो उन केस में 2 लाख रुपीज मिलते हैं अगर आपका अकाउंट 28 अगस्त 2018 या उसके बाद खुला है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है 10,000 रुपए की, आप आज खर्च लीजिए और पैसे बाद में दे दीजिएगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देन बैंकिंग एक्सेस, बैंक ब्रांचेस, बैंक मित्रास और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाते हैं, BCs बनाते हैं, जो जाते हैं लोगों के अकाउंट्स खोलते हैं। मेजर बेनिफिट क्या है, इसमें जो भी चीज़ आती है, जैसे आपने देखा होगा कि
स्टार्टिंग में ये कहकर लोगों से अकाउंट खुलवाए गए थे कि आप अकाउंट खोलो, मोदी जी सबके अकाउंट में 500 रुपए डाल रहे हैं, तो इस चक्कर में लोगों ने खुलवाए थे। या कोई भी सब्सिडी आपकी आती है, गैस सब्सिडी होगी, कोई पेंशन होगी, तो इसी के थ्रू आती है, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। अब जैम ट्रिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में आपके जब लॉन्च हुई थी योजना, उसके 1-2 साल बाद नेट के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था व्हाट इज जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी मतलब व्हाट इज JAM, तो जेम मीन्स जनधन, A फॉर आधार एंड M फॉर मोबाइल, तो इन तीनों को लिंकेज करना था। यानी कि आपका जो ये जनधन अकाउंट है, आधार कार्ड है और मोबाइल है, उन तीनों को लिंक करना। ठीक है, बाकी स्कीम से रिलेटेड है। 2018 में शिफ्ट करके फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड अडल्ट। पहले टारगेट था कि हर घर में एक अकाउंट होना चाहिए, फिर ये टारगेट कर दिया कि हर इंसान का, जो भी अडल्ट है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, ये इसका मेन एम है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट न्यूज इज दैट ऑफ द एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑल्दो आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपको कोई पेमेंट बैंक स्टार्ट करना है। तो उसके लिए 100 करोड़ आपके पास होने चाहिए, 5 ईयर का लॉक इन मिनिमम पीरियड होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क अवेटेड एसेट्स, दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही चीजें हैं, वो आपको 15% होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है समझिए, CRAR का क्या मतलब होता है। देखिए मान लीजिए इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि कितना पैसा, कितना मनी, अपना पैसा या फिर कितना कैपिटल जो है वो बैंक का अपना अवेलेबल है टू एब्जॉर्ब द फाइनेंशियल शॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास ना एक गुल्लक है, उसमें आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको कुछ पैसे चाहिए, तो आपके फ्रेंड ने ट्रस्ट करके आपको 90,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, अब 90,000 रुपीज दिए तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। अब इस 1 लाख को आपने से कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो किसी बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, अब जब आपने उस बिजनेस में लगाया, किसी रीजन की वजह से आपको लॉस हो गया और आपके ये पैसे घट कर रह गए 80,000 रुपीज। तो ये जो 80,000 रुपीज हैं, उसमें से 10,000 तो आपके खुद के पैसे हो गए, बाकी के जो पैसे हैं, वो जो लॉस है वो आपको कहां से हुआ, दूसरों के पैसे से हुआ। तो यानी कि अगर कल को आपको 20,000 का लॉस हुआ है, तो उसमें से कितना पैसा आप खुद से दे सकते हैं, एज अ क्वेश्चन आपके पास पड़ा है, 10,000 आपके पास पड़ा है जो कि आप खुद से दे सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी कि मिनिमम अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अपने, तो आपके पास 15 रुपए होने चाहिए उस लॉस को बेयर करने के लिए। डिपॉजिट जो है अप टू वी हैव 2 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, यानी एक कस्टमर की एक दिन की लिमिट है 2 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। यू कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी कि पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये आप खोल सकते हो, बट टाइम डिपॉजिट यानी कि आपकी RD FDs जो है वो इसमें ओपन नहीं हो सकती। सिंस इसके बाद आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, आप कोई लोन नहीं दे सकते। अगर आप लोन नहीं दे सकते तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या मतलब होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि कुछ सेक्टर्स को, यानी 100 रुपए बैंक के पास, तो कुछ सेक्टर्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। 40 रुपए आपको उन सेक्टर्स को देने ही है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो इनको आपको 40 रुपए देने हैं। उसके अलावा 60 रुपए आप किसी को भी दो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो PSL टारगेट भी नहीं है, क्योंकि आप लोन ही नहीं दोगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ही नहीं बनता, तो PSL का भी कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे। देन आप ATM डेबिट कार्ड इशू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। CRR जितना है 4% आपको रखना ही होता है। SLR जो है वो ऐसे आपको SLR मेंटेन नहीं करना होता, लेकिन आपको जो है 75% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। आफ्टर से 100 रुपए है, 100 रुपए में से 4 रुपए माइनस करने के बाद जो आपके पास बच के, दैट इज 96 रुपीज, इसमें से 75% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, ये रूल होता है। और मैंने आपको बताई दिया, कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट नहीं है, सर्विसेज आप दे सकते हैं एज यूजुअल। तो ये सारी आपकी कंडीशंस है। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में चाहिए जाना है, तो आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग की, दैट इज पेमेंट बैंक कितने हैं इंडिया में। टोटल हमारे 6 पेमेंट बैंक थे। सबसे पहला कौन सा था, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ। उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक, देन वी हैव इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, NSDL एंड जियो पेमेंट बैंक। लेकिन ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसका लाइसेंस जो है RBI ने कैंसिल कर दिया है, तो RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब इट इज़ नो लॉन्गर वर्किंग, इसलिए हम कहेंगे हमारे टोटल पेमेंट बैंक्स कितने हैं, 5 हैं इंडिया में।
ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज कतर इंडिया यूपीआई बेस्ड रेमिटेंसेस सर्विसेज लॉन्च। अब इसका क्या मतलब है? इंडिया ने कतर के साथ एग्रीमेंट किया है कि अब जो है आप क्या कर सकते हैं, रेमिटेंसेस भेज सकते हैं इंडिया में, यानी कतर में बैठे हुए लोग इंडिया में रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। व्हाट इज रेमिटेंसेस? पता है तो नीचे लिखिए, व्हाट इज रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब मान लीजिए इंडियन पर्सन है कोई, मान लीजिए मैं जॉब करने कहाँ चली गई, कतर चली गई। अब मेरी फैमिली जो है वो यहीं पे है इंडिया में, तो मैं क्या करूंगी, कतर से अपनी फैमिली को जो पैसा भेजूंगी उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस एक होते हैं इनवर्ड और एक होते हैं आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड जो आपकी कंट्री में आ रहे हैं, जैसे कि मैं भेज रही हूँ कतर से इंडिया में, तो ये हो गया इनवर्ड रेमिटेंसेस। आउटवर्ड मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यानी इंडिया में कोई बाहर के लोग काम करते हैं, मान लीजिए अफ्रीका के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, वो कोई जॉब कर रहे हैं और वो पैसे अपने बाहर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रेमिटेंसेस। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि यूपीआई के थ्रू, अब इन्होंने क्या बोला है कि यूपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं वैसे ही आप कतर से इंडिया में क्या कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। दिस इज व्हाट, और इसकी लेकिन लिमिट है मैक्सिमम 1 लाख रुपए भेज सकते हैं आप पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, कितनी कंट्रीज हैं अभी टोटल जहां पर हमारा यूपीआई जो है अनेबल्ड है, और ये मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुकी हूँ, तो ये अब आपकी बारी है बताने की। नेक्स्ट इज आरआरबी लोन्स rises 10.3% to 5.78 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2025-26। ठीक है, पहले 2024 में 5.24 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर हो गया 5.78 लाख करोड़, यानी कि आरआरबी ने इतने लोन दिए हैं, यानी आरआरबी के जो लोन लेने की लिमिट है वो बढ़ गई है। इनका जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है, देखो अगर हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं और फॉरेन बैंक्स, ये पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर और ये फॉरेन बैंक्स, इनका पीएसएल टारगेट है 40%। लेकिन जो आरआरबीज है उनका टारगेट कितना है, 75% का है। तो 75% इनको क्या करना होता है, अपने टोटल यानी 100 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ आपको देना है, 75 रुपीज़ आपको देने हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, बाकी 25 रुपये आप कहीं पे भी दे सकते हैं। टोटल आरआरबीज कितने हैं, मई में अनाउंसमेंट हुई थी कि वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें अब हमारे टोटल कितने हैं, 28 आरआरबीज है हमारी उसमें। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आरआरबी के सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, या आप मुझे बताएंगे कि आरआरबीज में जो स्पॉन्सरशिप है, एक होते हैं सेंटर का शेयर, एक होता है स्टेट का, और तीसरा आपका होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या रहेगा, क्या ये 50, 35 और 15 है, या आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख। ठीक है, ओके। अंडर जल जीवन मिशन रूरल हाउस होल्ड टैप कवरेज बढ़ गई है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ, 15 अगस्त 2019 को। इसका एम क्या है, साफ पानी आए, और जो भी नल के लगाए हैं, जो भी टैप लगाए हैं वो फंक्शनल हो, यानी उसमें से पानी आता हो, ये एम है। टारगेट था 2028 का 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे जो है वो पानी पहुंच रहा है, ऐसा बताया गया। 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, 19 में आई थी, 26 हो गए, तो 7 साल कंप्लीट हो गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर, यानी 100% पैसा कौन देगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट न्यूज, आनंद महिंद्रा रीअपॉइंटेड टू द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आपको मैंने बताया है कि आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड है, जिसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स हैं हमारे, 21 में सबसे पहला तो हमारे हो गए हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि कौन है आजकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या संजय मल्होत्रा जी हैं, तो जी हाँ, संजय मल्होत्रा जी। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर, कौन से हैं हमारे 4 डिप्टी गवर्नर, एक हो गई पूनम गुप्ता, दूसरे हमारे रोहित जैन, तीसरे हमारे एस जानकी रमन, और एक और है एस से, नाम है बता सकते हैं कौन है, एस से, एस.सी. मुर्मू। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे डिप्टी गवर्नर्स। तो ये हो गए हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ये हो गए हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जो कि 5 है, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वी हैव इन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16, जिसमें से अब ये हो गए, एक तो हमारे जो गवर्नर हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर्स हो गए, बाकी 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, 2 पर्सन जो भी होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, वो नॉन ऑफिशियल में हो गए। आपके 10 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 4 जो होते हैं वो आपके लोकल बोर्ड से होते हैं। 4 आपके कहाँ से होते हैं,
लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड्स कहाँ पे हैं आरबीआई के? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये 4 प्लेसेस है, ये यहाँ पे उनके लोकल बोर्ड्स है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब न्यूज पढ़िए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा, ठीक है, एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड। तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर यानी यहाँ पर जो है ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री से है नहीं, लोकल बोर्ड से है नहीं, तो ये 10 जो पर्सन है उसी में से ही होंगे। ठीक है, उसके बाद इनका टेन्योर कितना है? 4 साल का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इसरो चेयरपर्सन थे, फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन थे एस सोमनाथ, इनको भी इसी में ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बनाए गए हैं जैसे जान मीजिया, कुमार सिन्हा, ठीक है, सैयद जी, एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये सब ने भी ज्वाइन किया। तो ये सारा आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको 2 बात याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है कि इनका टेन्योर होगा 4 इयर्स का। ठीक है, अब ये नेम इंपॉर्टेंट है, आनंद महिंद्रा हो गए और आपके जो एस सोमनाथ हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। आरबीआई की 100% फुली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक है आपकी CAFRAL, ठीक है, दैट इज सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, एंड सेकेंड है IGIDR, दैट इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज 9 कोल इंडस्ट्री ग्रू 5.4% इन जुलाई 2026। तो आपको पता है वाई 9, पहले 8 थी, अब एक इंक्रीज हो गई है। न्यूली एडेड कौन सी है? आयरन ओर। तो मैंने आपको लर्न करने का तरीका बता रखा था, फर्न्स C क्यूब, F से फर्टिलाइजर, E से इलेक्ट्रिसिटी, R से रिफाइनरी, N से नेचुरल गैस, S से स्टील, C से क्रूड ऑयल, सीमेंट एंड एक और C से क्या हो गया? कोल। ठीक है, अब ये तो आपके 8 ऑलरेडी थे। जो न्यूली ऐड हुआ है I से, उसका नाम क्या है? आयरन ओर। तो इसको आप याद रखना। लास्ट मंथ 5.4% था, इस साल जून में 6% ग्रोथ थी, अब 5.4% है। इतना आपको याद रखना है। अब कोल इंडस्ट्रीज जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब जो वेटेज है वो आपने देखा था कि स्टील जो है उसका सेम रहा है। न्यूली एडेड जो है वो आयरन और न्यू सेक्टर है, इसका 4.9% वेटेज है। तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका बेस ईयर है 2022-23। हर मंथ में इसका डाटा रिलीज होता है। ठीक है, ऑफ द 9 कोर इंडस्ट्रीज। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, मेजर इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो हमारे होम अफेयर मिनिस्टर हैं और जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक न्यू प्रेमाइसिस लॉन्च किया है। किसका? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि नेशनल लेवल पर है क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस, अर्बन कोऑपरेटिव जो फाइनेंस कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका मुंबई में बनाया गया है। ये इवेंट हुआ था ड्यूरिंग द शंकर नव क्रांति प्रोग्राम हुआ था BSC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमारे कंट्री में 1400 कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्मॉल और लार्ज को मिलाकर। तो उन्होंने ना क्या लॉन्च किया है? बैंक इन अ बॉक्स। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि बैंक्स के पास न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं काम करने के लिए। हाउएवर जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, दे आर लार्ज नंबर, बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं। कहीं तो ऐसे हैं कि हर एक स्टेट में एक ही आपको कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा। अब उस चीज को सॉल्व करने के लिए कि दे कांट अफोर्ड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि वाई नॉट टू लॉन्च अ थिंग कॉल्ड बैंक इन अ बॉक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे बैंक्स जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो यहाँ पर आकर जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड सर्विस, रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स, ठीक है, वो आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी बनाया जो कि 24/7 काम करेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और इन्होंने फोकस किया है डिजिटल फॉरेंसिक R&D के ऊपर। हेडक्वार्टर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है इसका। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मेन एम क्या है इसका बैंक इन बॉक्स का? दैट इज टू प्रोवाइड कॉमन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग देना, कंप्लायंस करना टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक न्यूज़ करवाई थी इससे, आई थिंक पिछले वाले वीक में ही, कि आरबीआई ने प्लान किया है टू स्टार्ट द लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर डिकेड ऑफ 10 ईयर। 10 साल के बाद फिर से लास्ट 2004 में जो है उन्होंने इशू किया था लाइसेंस, और अब फिर से वो क्या कर रहे हैं? लाइसेंस देना शुरू कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो मैंने आपको बताया था कि रूरल कोऑपरेटिव्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये हायरार्की पूछते हैं। अभी एग्जाम MPPSC के एग्जाम में पूछा गया था कि
इनमें तीनों में इसमें से पूछा था कि कौन सा सबसे लोअर लेवल होता है। तो स्टेट एपेक्स लेवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, देन वी हैव प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज क्या है, लोअर लेवल पर है। लॉन्ग टर्म में स्टेट हो गया और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है। और अर्बन कोऑपरेटिव में सिंगल एंड मल्टी स्टेट है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। देन वी हैव ए शांति एक्ट, इट इज बेसिकली फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको याद रखना शांति एक्ट किससे रिलेटेड है, टू हेल्प कंपनीज, इंडियन कंपनीज को हेल्प करना कि वो अपने क्या बना सके, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके। तो आपको पता है जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको रिप्लेस करके न्यू एक्ट आया गया, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये द टारगेट, कि क्या टारगेट है हमारा, दैट इज टू अचीव 100 गीगावाट बाय 2047, ये हमारा टारगेट है। शांति की फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025, यू कैन स्किप दिस। नेक्स्ट इज ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स की मीटिंग इतनी बार हो चुकी है, इतनी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। ब्रिक्स की यूथ काउंसिल की मीटिंग और यूथ समिट है हुई है गुजरात के गांधीनगर में, और यूथ मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है ये आपके आंध्र प्रदेश में होने वाली है। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की मीटिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम वो आपकी पुणे में होने वाली है, सीसीआई उदयपुर में, एंड एनवायरमेंट रिलेटेड दिल्ली में होने वाली। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं। जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं अभी तक मैंने आपको बता दी, जैसे एनर्जी की गुरुग्राम में, लेबर एम्प्लॉयमेंट की हैदराबाद में, हेल्थ वाली चंडीगढ़ में, डिजास्टर मैनेजमेंट पुरी में भी हुई थी एक डिजास्टर मैनेजमेंट की, एंटी ड्रग कॉपरेशन गुवाहाटी में, ठीक है, असम की गुवाहाटी में। तो मैंने ऐसे याद करवाया था आपको कि एंटी ड्रग, ए से एंटी ड्रग और ए से असम। कल्चरल वैली आपकी वाराणसी में भी हुई है, ये थर्ड है भोपाल में जो हुई है। देन ब्रिक्स शेरपा वैली न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरल की वाराणसी, एम्प्लॉयमेंट त्रिवेंद्रपुरम, फॉरेन अफेयर्स न्यू दिल्ली, टूरिज्म वर्चुअली और एग्रीकल्चर की इंदौर में हुई है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सारी मीटिंग्स, ठीक है। ओके ओके, सो आप अब देख रहे होंगे एक ब्लैंक स्लाइड है जहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिक्स स्टैटिक फैक्ट्स। मैं हर बार आपको एक वो 2-3 स्लाइड्स दिखाती हूँ और कहती हूँ आपको रीड करवा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप पॉज करके खुद से ब्रिक्स के स्टैटिक फैक्ट्स अपने नोटबुक में लिखें और मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाती हूँ कौन कौन से स्टैटिक फैक्ट्स थे। जैसे कि जो हमारे एस जयशंकर जी हैं उन्होंने एक लोगो और साथ में लोगो एंड थीम जो है वो इसकी लॉन्च की थी, ठीक है। लोगो में क्या है, लोगो में हमारा क्या बना हुआ है, एक लोटस बना हुआ है प्लस उसमें नमस्ते का सिंबल है। लोटस के जो कलर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं विप गियर से, आपको याद रखना है, ठीक है। वायलेट इंडिगो हटाकर देन वी हैव ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये है। इंडिया चौथी बार जो है वो होस्ट कर रहा है इसको। इससे पहले इंडिया ने 4th मीटिंग, 8th मीटिंग, देन वी हैव, ऐसे याद करना है, मैंने ऐसे याद किया 4, 8, 12, 4 का जो टेबल होता है 4, 4 to 8, 4 to 12, 4 4 16, इसमें 1 ऐड कर दो और इसमें 2 ऐड कर दो। तो 4th एडिशन, 8th एडिशन, 13th एडिशन और आपका 18th एडिशन जो है वो इंडिया ने होस्ट किया 4 बार। तो अब ये क्या हो गया, 5th टाइम हो गया, सॉरी ये 4th टाइम हो गया। 18th एडिशन है जो कि इंडिया क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है, ठीक है। अब ब्रिक्स के जो थीम है वो मैंने आपको बताया था, ब्रिक्स से ही ब्रिक्स की थीम निकल के आई है, ठीक है। बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर इनोवेशन एंड कॉपरेशन, इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये उसका हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो 2012, 16, 21 और 26, ठीक है। तो 2012, 16, 21 और 26 में ये हुआ था। अब इसका मेन एम क्या है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और इसके शेरपा कौन है, शेरपा ऑफ ब्रिक्स सुधाकर दलेला, ठीक है, ये इसके ब्रिक्स के शेरपा हैं। ओके, एनीथिंग एल्स जो हम भूल रहे हो, आई थिंक हमने सारा कवर कर लिया। हाँ, इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील से हमने लेकर किसको दिया है, इंडिया को दिया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब ब्रिक्स के बारे में अगर हमें जानना हो तो पहले क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था, देन साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और फिर 5 और कंट्रीज ऐड हो गई। कौन कौन सी है वो 5 कंट्रीज, मैंने कहा था आपको ऐसे याद रखना है, AEIOU, ठीक है। उसमें आपके पास 2 कंट्रीज ई से हैं, एक है आपकी इथोपिया, इजिप्ट, 2 आई से हैं ईरान, इंडोनेशिया, एंड यू से है आपका UAE, ठीक है।
तो ये 5 कंट्रीज हैं, मैंने ऐसे ही आपको याद कराया था, वॉवेल्स लिख लीजिए। ई से 2 है, आई से 2 है और एक यू से है, तो ये 5 कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई। तो इस तरीके से आपके सारे स्टैटिक फैक्ट्स कवर हो गए। आइए अब मैं आपको स्टैटिक फैक्ट दिखा भी देती हूँ। इंडिया ने जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई यही सब लिखी हुई है, जस्ट पॉज इट, चेक इट कि क्या आपको याद हो रहा है कि नहीं, अब ये आपको देखना है। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल। ट्राई करिए कि जो भी मैं आपको कराती हूँ, और अगर वो रिपीट होती है चीज़, मान लीजिए कोई स्कीम भी है, तो जस्ट मेरे बोलने से पहले पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करिए कि क्या आपको कितने पॉइंट्स याद है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टर्म जो है वो जिम ओनील ने कॉइन की थी, पहली मीटिंग 2009 में हुई थी और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था और न्यू मेंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ओके, विद दिस ये वाली न्यूज़ होती है कंप्लीट। देन हम बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज 6.8% ग्रोथ रही है इंडिया की, रहेगी इन द फिस्कल ईयर 2027। इसका मतलब भी पता होना चाहिए, इट मीन्स 26-27। ठीक है, ओके, तो इंदिरा जो है, इंदिरा क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में, 100% ओन सब्सिडरी है और ये फिच ग्रुप की। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारी आज की सारी न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, प्लस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला पे डॉक्टर ने जाकर ले सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।